हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो रीट हो, टेट हो या फर्स्ट ग्रेड हो या सेकेंड ग्रेड हो, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। नहीं है यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है, यहाँ पर समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब उत्तरदायित्व, आप किसी को सपोज करो कि आप किसी से क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आप उत्तरदायित्व अपने निभाएं, अपने बड़े होने का, छोटे हैं तो छोटे होने का उत्तरदायित्व जरूर निभाएं। तो यह संवेग, ये संयोजन की पहचान है। उचित संवेगों यानी कि रोना हंसना किस समय पर हमें क्या ज़रूरत है। अगर कोई हंसने वाली बात हो रही है तो हम हंसें वहाँ पर, किसी के अगर कोई तकलीफ में है तो वहाँ पर हम अपने सहानुभूति प्रदर्शित करें, तो ये उचित संवेग हम प्रदर्शन करते हैं। ये भी संयोजन की पहचान है। दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता, कहने का मतलब कि आपने बड़े छोटे कैसे व्यवहार करना है, कैसे करना है, तो आपको संबंध अच्छे होने चाहिए। तो ये भी संयोजित व्यक्ति की पहचान है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये परिभाषा से संबंधित है। ये परिभाषा से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, परिभाषा से संबंधित है। आप बताइए इसमें कि ये परिभाषा किसकी है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। किसने कहा? कहने का मतलब कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा, अधिगम चैप्टर से संबंधित है ये। तो अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। तो ये किसका कथन है? तो क्रो एंड क्रो का, किमरले का, थॉर्नडाइक का या गेट्स एवं अन्य का। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हमारे गेट के सामने, यानी गेट है यहाँ पर, हमारे गेट के सामने अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति रहते हैं। तो आप इसे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक के भी आ जाता है, तो इसके लेखक कौन है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, आशुबेल, गैने, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो इसका आंसर होगा गैने। इस द कंडीशन ऑफ लर्निंग में गैने ने 8 प्रकार के अधिगम के प्रकार बताए हैं। तो आप 8 प्रकार जरूर याद कर लें। उसका ट्रिक है CR, SR, श्रीसा, बहु, पनिश। CR, SR, श्रीसा, बहु, पनिश, यानी कि संकेत अधिगम आपका, और बाकी एस्टुमेला, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रीसा श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहु विभेदन का नियम, प्रत्यय नियम और नियम आपके सिद्धांत संबंधित, और समस्या समाधान जो अंतिम है, समस्या समाधान। ये 8 प्रकार बताए हैं गैने ने इस पुस्तक में, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में। इसके ट्रिक है CR, SR, श्रीसा, बहु, पनिश। क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिक एरिक्सन के विकास के सिद्धांतों में अवस्थाएं हैं। यानी कि एरिक एरिक्सन ने जो विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, 6, 8, 7 या 5। तो एरिक एरिक्सन ने 8 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था को किस अवस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है? किशोरावस्था को किस अवस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शैशवावस्था को किशोरावस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ उस शैशवावस्था में भी तेज़ी से वृद्धि होती है और किशोरावस्था में भी तेज़ी से वृद्धि होती है। और कुछ ऐसे संवेग हैं जो शैशवावस्था में भी होते हैं और किशोरावस्था में भी होते हैं, इसलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी कथन से संबंधित है। किसी की परिभाषा दी गई है, देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप इसे जरूर देखें। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है।
यानी विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है? गैसेल, हरलॉक, मेरिडिथ, डगल्स और हॉलैंड। तो इसका आंसर होगा हरलॉक ने ये परिभाषा दी है कि विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यहाँ पर प्रकट है, चाहे प्रस्फुटित भी होता है, लिखा रहता है कहीं कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने का पठार उदाहरण है। सीखने का पठार उदाहरण है। कार्य की जटिलता, दूषित वातावरण, थकान या उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले हम जान लें कि सीखने का पठार क्या होता है। जब हम किसी चीज़ में प्रगति होती है, जब हम सीखने की शुरुआत करते हैं तो प्रगति होती है, धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ही ऐसे बन जाता है, यानी कि कोई प्रगति नहीं होती है, एक बिल्कुल पठार सा आ जाता है, यानी कि रुकावट सी आ जाती है। तो इसे ही सीखने का पठार कहते हैं। और ये क्यों होता है? तो कार्यों की जटिलता, क्योंकि जब कोई कार्य कठिन हो तो हम मन नहीं लगता हमें, तो वहाँ पर सीखते नहीं है, अधिगम नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर पठार आती है। दूषित वातावरण, यानी कि वातावरण जो आपका अनुकूल ना हो तो उससे भी होता है, अधिगम में पठार बनता है। और थकान, आप काम करते करते अगर थक गए तो भी आपको अधिगम में पठार उत्पन्न होता है। तो ये सभी है, इसका आंसर डी होगा। सीखने में पठार कब होता है? जब कार्य की जटिलता हो, यानी कठिन कार्य हो, दूषित वातावरण यानी कि जो वातावरण है आपके अनुकूल ना हो, थकान, और इनमें से सभी को हम मान सकते हैं अधिगम पठार का कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में बोल रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये इसका मुख्य सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विद बर्डन, बर्डन विथ लर्निंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा। बिना बोझ की शिक्षा इसका मुख्य सूत्र है एनसीएफ 2005 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? क्रियात्मक अनुसंधान से भी एक प्रश्न बहुत जरूर बनता है, आर्टेड हो, रीट हो, जो भी हो, उसमें एक प्रश्न जरूर बनता है। ऑप्शन है जॉन डब्ल्यू वेस्ट, बी स्टीफन एम कोरे, तीसरा है कूट लेविन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो स्टीफन एम कोरे द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? प्रत्ययात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या काल्पनिक चिंतन? तो जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इस नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन करें। क्या बोल रहा है? विशेषता, ऐसी विशेषता बतानी है जो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। उच्च आत्मदक्षता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? नहीं है, यानी कि नेगेटिव चीज़ें हमें बतानी है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की क्या क्या, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या क्षमताएं होती है। तो उच्च आत्मदक्षता, वो दक्षता प्रदर्शित करते हैं, उच्च होता है उनका। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, अगर कोई समस्या का समाधान कर रहा है तो यह प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। और उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, यानी मेंटल एबिलिटी उच्च हो, हाइस्ट हो। तो ये सभी तीनों है विशेषता है, लेकिन नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। तो निम्न, यहाँ पर आप कीवर्ड से पकड़ सकते थे कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, यानी कि लो मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा है, एवरेज से लो बात कर रहा है, तो ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषक परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना। तो यहाँ पर निगमनात्मक पूछ रहा है, तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। और अगर आगमनात्मक पूछता, और ये आगमनात्मक पूछता तो विशेष से सामान्य की ओर होता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर निगमनात्मक पूछ रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन होगा सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल आपका अमूर्त से मूर्त की ओर। ये सभी निगमनात्मक तर्कना के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समावेशी शिक्षा मानता है कि हमें खाली स्थान के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव शिक्षा की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? किसके अनुरूप किसको बदलना है?
व्यवस्था के अनुसार बच्चे को बदलना है, परिवेश के अनुसार परिवार को बदलना है, बच्चे के अनुसार परिवेश को बदलना है, या बच्चे के अनुसार व्यवस्था को बदलना है। तो यहाँ पर सामाजिक शिक्षा मानता है कि हमें जो व्यवस्था है ना, बच्चे के अनुसार बदलना है। हमें बच्चे को नहीं बदलना है व्यवस्था के अनुसार, बल्कि व्यवस्था को हमें बच्चे के अनुसार बदलना है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। बाकी देख लेते हैं। परिवेश को परिवार के अनुसार बदलना है, नहीं। बच्चे को परिवेश के अनुसार बदलना है, नहीं। बच्चे को नहीं बदलना, बच्चे को तो कुछ भी नहीं करना, बच्चा सेंटर में है और सब उसके अनुरूप होना चाहिए। और बच्चे को व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल नहीं बदलना है। यहाँ पर व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट घबराए नहीं, आप कीवर्ड को ध्यान रखें। राजू खरगोश से डरता था। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू के गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। और प्रयोग किसका उदाहरण है? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो लात टपकाने वाला है, कुत्ते वाला, पागलों वाला, तो उसमें भी यही नियम है कि धीरे धीरे के घंटी और खाना से संबंधित ऐसे नियम स्थापित हो गए, उसके अंदर अनुकूलन स्थापित हो गया कि जो कुत्ता था वो कुत्ता खाने के बजाय घंटी बजने से ही लात टपकने लगा था। तो ऐसे ही अभी नियम है कि धीरे धीरे करके वो स्थिति परिस्थिति के अनुकूल ढल गया, वो बच्चा भी उस परिस्थिति के अनुकूल ढल गया और एक खरगोश से खेलने लगा वो बच्चा। तो यहाँ पर ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का ये उदाहरण है, यानी कि कंडीशनल थ्योरी का उदाहरण है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन है कि आपको प्रश्नों को समझाया जाए, प्रश्नों की प्रकृति को समझें, क्योंकि आते हुए प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रश्नों की प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। प्रश्न पूछना क्या चाहता है, अगर हमें प्रश्नों की प्रकृति के बारे में पता है तो हम आंसर सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पर सत्य की बात हो रही है कि नहीं है, नेगेटिव की बात हो रही है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल है, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी है ये। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित करना या अनुकूलित, उसमें अपने अनुसार, उस समय के अनुसार या उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करना, यह भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आती है, बिल्कुल। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आती है, कहने का मतलब कि अगर किसी का व्यवहार देखकर आप उसकी गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं, ये भी है बुद्धि। और यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्धि परिवर्तनशील होता है, समय के अनुसार बदलता रहता है। अब जरूरत के अनुसार हम बदलते रहते हैं, तो बुद्धि क्या है? यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है, इसकी विशेषता है नहीं, ये गलत है। तो यही आंसर हमारा है। क्वेश्चन नंबर 16 है। इन स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? इनमें से बोल रहा है कि कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। कहने का मतलब कि समायोजन के लिए कौन सही है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता। यहाँ पर पॉजिटिव बातें पूछना है, तो यहाँ पर तीव्र उत्सुकता है। उत्सुकता तो होनी चाहिए बट तीव्र नहीं, आवश्यकता से अधिक। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता सही नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव बोलना है, तो यहाँ पर तीव्र की बात जो कर दिया, उत्सुकता तो है बट तीव्र कर दिया, ये गलत हो गया। अपराध का जुनूनी, ये तो अपने आप में गलत है। बीमारी का डर, ये भी अब नेगेटिव है, बट न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति की बात कर रहा है। यहाँ पर भय और चिंता तो कह रहा है, लेकिन इन सबसे मुक्ति की बात कर रहा है, यानी कि यही पॉजिटिव है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में उस बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करके वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग टाइम क्या करता है कि कोई बच्चा पूरी हथेली, अपन देखते हैं छोटे बच्चा होता है कि उनको एक अंगुली को नहीं हिला सकते, एक साथ ही पूरे हथेली को ही करते हैं। धीरे धीरे जैसे बड़ा होते हैं तो एक अंगुलियों को बढ़ाते हैं, एक अंगुलियों को हिलाते हैं। तो यही कह रहा है कि ये किसका उदाहरण है, ये प्रगति जो हो रही है ये किसका उदाहरण है? सिफोलोकोडल प्रगति, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, या
डी है, बी और सी दोनों। तो सिफेलोकोडल क्या होता है कि सिर से पैर की ओर, यानी विकास ये भी है, लेकिन ये सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है। तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि पहले हाथों को उपयोग करते हुए उंगलियों का प्रयोग कर रहा है, यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति है, यानी कि इसको केंद्र विमुख सिद्धांत भी कहते हैं, और व्यापक से विशिष्ट करवाई, यानी ये भी दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। ब्लूम के वर्गीकरण आपने बोला है कि ब्लूम टेक्सोनोमी में 3 भागों में बांटा है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ऑप्शन देखते हैं, भावनात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, विचारात्मक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्लूम के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, तो विचारात्मक नहीं है। बाकी भावनात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक ये तीनों ब्लूम के वर्गीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी कि आरटीई 2009 के बारे में बात कर रहा है, में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारण करना, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर होगा डी, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा सिर्फ जो अपंग बच्चे हैं उनके लिए है कि 6 से 18 वर्ष है। बट एक सामान्य बच्चे की बात करें, यहाँ पर आरटी सामान्य बच्चे की बात करें तो ये सिर्फ 6 से 14 वर्ष के लिए होता है। सामान्य बच्चे के लिए 6 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष सामान्य बच्चों के लिए और 6 से 18 विकलांग बच्चों के लिए। लेकिन यही इसमें ऑप्शन है कि अगर सामान्य बच्चे की बात पूछ रहा है तो मुफ्त जो आरटीई है तो किसकी व्यवस्था नहीं करता, किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो अध्यापकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है बिल्कुल, घुमंतु बालकों के लिए प्रवेश को सुनिश्चित करता है बिल्कुल, एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित करता है कि इस दिन कितने पढ़ाई होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, वो बिल्कुल होता है। बट 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण को कहते हैं। बीने साइमन आपको पता है कि बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, जिन्होंने बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण से संबंधित किया था। तो क्वेश्चन है, फंड निर्माण परीक्षण, मिश्रित व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, पास एलॉग परीक्षण। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बीने साइमन से संबंधित पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा मिश्रित व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए। और भी वीडियो लाते रहेंगे और अपना आकलन करते रहें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।